वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बायोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 कौन सा है, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। एविडेंस मीन्स के प्रूफ, इवोल्यूशन हुआ है उसके क्या प्रूफ है कि जो हमारे पूर्वजों जो एंसेस्टर पहले थे वैसे एंसेस्टर रियली में ऐसे एग्जिस्ट करते थे, वे सबका हमें प्रूफ लेना उसका प्रूफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। एविडेंस that evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters। अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म हुई है उसके बारे में एविडेंस बहुत सारी जगहों से मिले हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस है फोसिल्स। फोसिल्स क्या है नेक्स्ट मैं बताती हूँ। आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक। लाइफ है जो रॉक यानी कि पत्थर पे मिली है, कैसे हार्ड पार्ट्स में। हम एग्जाम्पल देखिए, दिस आर फोसिल्स पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो विच हैज टर्नेड इनटू रॉक। ये सब फोसिल्स है। देखिए ये कैसे एक पत्थर है उस पर कुछ लाइफ ये एग्जिट करती है, वो दिखाती है। डाइड हो गई होगी, डायनासोर के हैं। ठीक है, अब आपको फोसिल्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब आप ये पिक्चर देखेंगे। तो क्या होता है, रॉक फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होता है, कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो बॉटम में सेटल डाउन होता है। एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट मीन्स आउटर सेक्शन ऑफ अर्थ इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स ऑन वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लाइफ। जो सेडिमेंट है वो एक दूसरे पे ऐसे अरेंज हुए होके बहुत हुए के। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फोसिल्स of different life forms who probably die during the formation of particular sediment। कैसे डाई होगी, जब एक सेडिमेंट होगा तो यहाँ पे कुछ लाइविंग फॉर्म होगी, उस पर ऐसे दूसरा सेडिमेंट आया तो ये जो लाइफ हो वो डाई हो गई होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये सेडिमेंट का फोटो है। ठीक है, सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। उसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉडर्न और आज के ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलरिटी दिखाते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्जिस्टेंट ऑर्गेनिज्म लाइक एग्जाम्पल डायनासोर। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। जैसे ऐसे सेडिमेंट्री लेयर्स पे जो फॉसिल्स हमें पाए जाते हैं वो इंडिकेट करता है द जियोलॉजिकल पीरियड, उस टाइम का वो जियोलॉजिकल पीरियड होगा। द स्टडी shows that life forms vary over time and certain life forms are restricted to certain geological time span। जैसे जैसे टाइम पास होता गया कुछ लाइफ हमें देखने को मिलती है और कुछ लाइफ हमें दिखने को नहीं मिलती है। Hence now forms of life have arisen at different times in history of earth। और जैसे जैसे अर्थ के हिस्ट्री में हमें डिफरेंट अलग अलग टाइम में न्यू फॉर्म की लाइफ दिखने को मिलती है। ऑल दिस कॉल द प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। जो फोसाइल से हमें जो फोसाइल है फोसिल्स उनसे हमें जो लाइफ दिखने को मिले हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको हम बोलते हैं प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस किसी पे हो वहाँ पे जब भी हमें फोसिल वर्ड देखे तो समझ जाना कि ये लाइफ कहाँ से किसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। क्या एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज ऑल्सो प्रपोज बाय अर्नस्ट हैकल based upon the observation of certain features, certain characteristics during embryonic stage
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ कैरेक्टर लिखने जो कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट यानी कि एनिमल जो उसमें बैकबोन और स्केलेटन पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, दैट वेर आर एब्सेंट इन एडल्ट। कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स देखने को मिले एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सभी वर्टिब्रेट्स में कॉमन थे। देखिए, तो दिस आर एम्ब्रियोनिक स्टेज जो सभी वर्टिब्रेट में कॉमन है, लाइक डॉग, काल्फ, रैबिट, मैन, उसमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो सभी में कॉमन है, बट एडल्ट स्टेज में सब लोग डिफरेंट दिख रहे हैं। तो क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल, एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप रो ऑफ वेस्टिजियल जिल। तो यहाँ पे दो नए शब्द है, वेस्टिजियल और जिल। वेस्टिजियल मतलब क्या होता है देखते हैं। वेस्टिजियल मीन्स अ स्ट्रक्चर और ऑर्गन विच प्रेजेंट ओवर बॉडी बट नॉन फंक्शनल। ऐसा स्ट्रक्चर और ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ओवर बॉडी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बट उसका कोई फंक्शन नहीं है, बट फंक्शनली इन अवर एंसिस्टर, जो हमारे पूर्वज है उसमें वो फंक्शन करता था, ऐसा ऑर्गन अभी हमारे में प्रेजेंट है बट फंक्शन नहीं करता, और पर वो फंक्शनल ऑर्गन था हमारे एंसिस्टर में। और जिल्स क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो फिश है उसका जिल है जो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो क्या बोला है हम देखते हैं कि vestigial slate just behind the head but is a functional organ only in fish, not found any other adult vertebrates. However, this proposal was disproved on carefully study performed by Carl Ernst von Baer. Carl Ernst von Baer ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन दिया गया था अर्नेस्ट हैकेल का, वो उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या? ही नोट दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। Comparative anatomy and morphology show similarities and difference among organisms of today and those existed years ago. जब हम कंपैरिजन के बेस पे देखें तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में जो हमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस आज के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रही है, वो जो पहले बहुत साल पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उसमें भी ऐसी ही सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो इस सिमिलैरिटी बेस पे इंटरप्रिटेड टू बी अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसिस्टर वे शेयर और नॉट। तो इस सिमिलैरिटी बेसिस पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम जो हमारे पूर्वज जो है उसमें से आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हमने ऐसा सिमिलैरिटी बेस से इंटरप्रेट तो किया, पर अब हमें उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा ना कि नहीं ये बात सही है कि कितनी गलत। फॉर एग्जाम्पल, whale, birds, cheetah, human, all mammals share similarity in the patterns of bones of forelimb. जो उसका फोरलिम्ब का बोन्स है उसकी पैटर्न में सिमिलैरिटी दिखाता है, देखने को मिलती है। ठीक है, तो दिस फोरलिम्ब्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बट वो फोरलिम्ब जो फंक्शन डिफरेंट करता है in this animal. They have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, phalanges in their forelimbs. ओके, तो सिमिलर पैटर्न्स ऑफ बोन्स ऑफ फोरलिम्ब दिखने को मिलती है, पर उसका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट। देखो, एक मिनट, ये देखो, मैन, चीता, वेल, वेट, इस सब में फोरलिम्ब की पैटर्न सेम है, सिमिलर, पर उसका फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। उसी तरह उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में देखे तो ये सब उस सब में पाए जाते हैं, पर उसका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उस बेसिस पे क्या कंक्लूड किया जाता है? Hence, in this animal, same structure develop along different direction due to adaptation of different needs. स्ट्रक्चर सेम है पर उसका फंक्शन डिफरेंट है। क्यों फंक्शन डिफरेंट है? क्योंकि उन लोगों की ज़रूरियात डिफरेंट है, अलग अलग है ना सबकी। दिस इज़ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
and this structure are homologous. Homologous means same, structure same. Homology indicate common ancestry, तो मीन्स उनके जो पूर्वज है वो कॉमन है. Other examples are vertebrate, hearts and brain. इन प्लांट ऑल्सो, प्लांट में भी ऐसी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है, होमोलॉजी. द थ्रोन एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी. थ्रोन, जो बोगनविलिया में थ्रोन्स है वो किसके लिए यूज होता है? प्रोटेक्शन के लिए. एंड टेंड्रिल्स होता है कुकरबिटा में, वो क्लाइंबिंग के लिए होती है. बट ये रहा बोगनविलिया में जो थ्रोन है, और कुकरबिटा में ट्रेंडिल है जो क्लाइंबिंग के लिए होती है. तो उसका क्या हुआ? फिर से सिमिलर स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट हुआ. फिर क्या आता है? होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. होमोलॉजी किस पे बेस्ड है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. वेयरएज एनालॉजी रिफर्स टू अ सिचुएटेड एग्जैक्टली ऑपोजिट. क्या बोलता है अभी देखते हैं. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक. बटरफ्लाई और बर्ड्स की जो पाखें हैं, विंग्स है, वो सेम ही दिखती है, पर क्या है? दे आर नॉट एनाटोमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर. एनाटोमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. फिर भी वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. दोनों का क्या फंक्शन है? उड़ने का. ठीक है, एनाटोमिकली स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है. प्रीवियसली जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या था? एनाटोमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर था, बट फंक्शन डिफरेंट था. और तो इसे क्या बोलते हैं? देखते हैं. हैंस एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि एनाटोमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर फंक्शन सेम होता है. और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि एनाटोमिकली स्ट्रक्चर सेम होता है, पर फंक्शन डिफरेंट होता है. डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड नॉट डिराइव फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो कॉमन एंसेस्टर, उसके जो उसके पूर्वज है वो कॉमन नहीं है. नॉट डिराइव फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर सिंस हैविंग सिमिलैरिटी. फिर भी उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है फंक्शन में. Other example of analogy are the eye of octopus and the mammals, and flippers of penguins and dolphins. Remember the example, most important thing. One can say that it is the similar habit that has resulted in selection of similar adaptive features in different group of organisms but toward the same function. So इसे हम बोल सकते हैं कि जो सिमिलर हैबिटेट होती है, उसमें एक हैबिटेट है, उसमें सेम डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पर उस हैबिट में एक मान लीजिए एक हैबिटेट है, सबके लिए सेम है, पर उसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं. मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे बहुत एक हैबिट है वो सेम है, पर यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पर उस हैबिटेट में रहने के लिए उसको एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए. वो होगा तभी वो इस हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं. सो स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी. आपको याद रखना. Convergent evolution happens in organisms that are not closely related. Most important thing, convergent evolution क्या होता है? जो closely related नहीं होते उनके बीच होता है. जब बल्कि divergent evolution ऑब्जर्व होता है closely related organism के बीच. ये आप इतना आप याद रखोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा. क्या है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर मीन्स सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट होता है, सेम ओरिजिन होता है. होमो मीन्स सेम, तो सेम होगा तो सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन डिफरेंट. जो भी एनालॉगस क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन सेम, नॉट सेम ओरिजिन. एनालॉगस और होमोलॉगस से एकदम ऑपोजिट है. आप एक ही याद रखोगे तो भी आपको याद रह जाएगा कि होमोलॉगस मीन्स क्या होता है? सेम. देखिए होमोलॉगस
होमो मीन्स सेम, सेम हो गया तो क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर। अभी जब स्ट्रक्चर सेम होगा तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिफरेंट। और एनालॉगस में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो फंक्शन सेम। होमोलॉगस हमें किस में देखने को मिलता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। एनालॉगस हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। बहुत सिंपल सा फंडा है, एक दो बार आप देखेंगे लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा और एग्जाम्पल आपको याद रह जाएगा। The same life of argument, similarity of proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry. This biochemical symmetry point to same shared ancestry as structural symmetry among the diverse organisms. Man has breed selected plants and animals for agriculture, horticulture, sports and security. Man has domesticated many wild animals and crops. The intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds but still are the same group. It is argued that if with hundreds of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या आता है, कुछ बहुत सा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ध्यान, इन बहुत सी अच्छी स्टोरी है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना ही है क्या होता है, बेसिक्स है। इन द कलेक्शन ऑफ मॉथ क्या होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं। मेड इन 1850, दैट मीन्स बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री नहीं थी। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देर वेर मोर वाइट विंग मॉथ। क्या ऑब्जर्व किया, जब इंडस्ट्री नहीं थी तो हमें वाइट कलर के मॉथ ज़्यादा देखने को मिले ऑन ट्री, किस पे, ट्री पे। देन डार्क विंग ऑन मेलानाइज मॉथ एज कम्पेयर टू द डार्क वाले मॉथ से। जब इंडस्ट्री नहीं थी तो हमें वाइट वाले मॉथ ज़्यादा देखने को मिले एज कम्पेयर टू द वाइट वाले। ऐसा क्यों हुआ, बताती हूँ। However, in the collection carried out from the same area, फिर से हमें वो कलेक्शन किया वो सेम एरिया से, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कब क्या था, जब इंडस्ट्री बन गई तब। इन 1920 देयर वर मोर डार्क विंग मॉथ इन द सेम एरिया। हमें जो डार्क कलर वाले मॉथ थे वो हमें ज़्यादा देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न हमें नेक्स्ट स्लाइड में है। तो द एक्सप्लेनेशन पुट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज that predator will spot a moth against contrasting background। क्या होगा, जो predator उस पे जो फीड करता है वो will spot a moth against contrasting background। जब तो देखते हैं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें वाइट वाले मॉथ ज़्यादा मिले देखने को मिले ट्री पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्री था वो वाइट, जो ट्री के ट्रंक ट्री था, ट्री ट्रंक जो वाइट कलर का था, इसलिए वाइट कलर का ट्री था और इसलिए वाइट वाले मॉथ उसमें ज़्यादा रहे थे, छुप जाते थे। पर डार्क कलर वाले इजीली प्रीडेटर को स्पॉट हो जाते थे और प्रीडेटर डार्क कलर वाले मॉथ पे इजीली फीड करता था। पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ट्री ट्रंक था वो डार्क हो गया, और डार्क हो गया, इसलिए डार्क वाले मॉथ हमें ज़्यादा दिखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू वाइट वाले। देखते हैं, ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक्स बिकम डार्क। क्यों डार्क हो गया, ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट्स के कारण वो डार्क हो गया। अंडर दिस कंडीशन वाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव
तो उस कंडीशन में जो वाइट वाले मौत थे वो सर्वाइव नहीं हुए ड्यू टू प्रीडेटर्स, क्योंकि प्रीडेटर जो वाइट वाले मौत इजीली उसको स्पॉट हो जाते थे, उस पर फिट कर देते थे। डार्क विंग एंड मेलानाइज मौत विल सर्वाइव, सो वो डार्क वाले को देख नहीं सकता था, इसलिए वो सर्वाइव हो गए। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट द थिक ग्रो ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकेन कवर द ट्री, जो लाइकेन थी वाइट कलर की वो ट्री को कवर कर दी थी। इन दैट बैकग्राउंड वाइट विंग मॉथ सर्वाइव, सो इसलिए वाइट वाला मॉथ सर्वाइव हो गए। बट द डार्क कलर मॉथ वेर पिक आउट बाय प्रीडेटर, बट जो डार्क कलर वाले मॉथ थे जो प्रीडेटर ने उसको फीड कर दिया। दे विल नॉट ग्रो एरिया दैट आर पॉल्यूटेड, जो लाइकेन होती है जो पॉल्यूटेड एरिया है उसमें ग्रो नहीं होती, इसलिए वाइट वाले मॉथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कम दिखने को मिले। Hence, moth that were able to camouflage themselves. Camouflage means क्या होता है? Hide in the background and survive. ठीक, इस सबका मैं पिक्चर बताती हूँ, स्टोरी फॉर्म में भी मैंने बताया है। नेक्स्ट लाइन। तो देखिए ये दोनों वाइट मॉथ है। बिफोर क्या किसकी बात है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री नहीं थी तब की बात है। तो जो वाइट तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमें जो वाइट वाले मॉथ थे वो ज़्यादा दिखने को मिले थे, और जो डार्क वाले मॉथ थे वो कम दिखने को मिले थे, क्योंकि जो वो प्रीडेटर था वो डार्क वाले पे ज़्यादा फीड कर रहा था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या दिखने को मिलते हैं हमें? जो डार्क वाले मॉथ थे वो ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, और वाइट वाले मॉथ थे कम दिखने को मिलते थे, क्योंकि जो प्रीडेटर था जो वाइट वाले मॉथ पे फीड करता था। सिंपल आप ये इमेज से भी आप रिलेट कर सकते होंगे, कर पाएंगे। और दिस इज़ अ कैमोफ्लाज, ये स्नेक है जो बैकग्राउंड में कैमोफ्लाज होके रखा है, ऐसे कैमोफ्लाज होते हैं फॉर सर्वाइवल के लिए। अब बात करें मेन पॉइंट। दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट एरियाज where industrialization did not occur, example in rural is that the count of melanic moth was low. जो रूरल एरिया है जहाँ इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे जो डार्क वाले मॉथ है वो कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइट वाले मॉथ ज़्यादा होते हैं। दिस शो दैट इन अ मिक्स पॉपुलेशन मीन्स वाइट और डार्क वाली की बात है, ओवरऑल बात है। दोज दैट कैन बेटर एडप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन से, जो बेटर एडप्ट कर सकता है वो सर्वाइव करता है और वो पॉपुलेशन के साथ इंक्रीज करता है। जब इंडस्ट्री नहीं थी तब डार्क और वाइट दोनों ही मौत प्रेजेंट थे। जब इंडस्ट्री नहीं थी तो डार्क और वाइट दोनों ही मौत प्रेजेंट थे। पर उस दौरान जब ये जो डार्क वाले मौत थे वो कहीं और चले जाते तो वो सरवाइव कर जाते उस टाइम पे भी। उसी तरह जब आफ्टर इंडस्ट्री आने के बाद जो वाइट वाले मौत थे वो कम थे, पर वो अब यहाँ से कहीं दूसरी और जगह चले जाते तो वो भी सरवाइव कर जाते। ये क्या बोला है स्लाइड में कि दिस सो दैट इन मिक्स पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर एडप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। तो जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइज था वहाँ पे वाइट वाले जो मौत थे वो सरवाइव कर गए और उसकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुई, और इंडस्ट्री बनने के बाद जो डार्क वाले मौत थे उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, क्योंकि वो सरवाइव के लिए उन्होंने बेटर एडप्शन ढूंढ लिया था। रिमेंबर दैट नो वेयर इज कम्प्लीटली वाइप आउट, पर याद रखना है कि जो ऐसा नहीं है कि आफ्टर इंडस्ट्री आने के बाद वाइट वाले मौत सारे के सारे चले गए, या जब पहले इंडस्ट्री नहीं थी तो डार्क वाले मौत सारे के सारे चले गए, थोड़े बच्चे तो रहते ही हैं। सीमेट एक्स, ठीक है, और अब याद रखना कि
और न्यू टॉपिक, थोड़ा न्यू आता है, सीमेटिक। एक्सेसिव ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी इज मच लेसर टाइम स्केल। जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड से क्या होता है, जो ऐसा सिलेक्शन होता है जो जो रेजिस्ट वेराइटी होती है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि जब हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसी वेराइटीज़ होती है जो किल नहीं होती है। वो पहले के टाइम पे क्या होता है कि जो हम यूज़ करते तो कुछ वैरायटी किल नहीं होती थी, पर अब जब हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं तो कुछ वैरायटी किल हो जाती है और कुछ बाकी कुछ नहीं किल होती, तो उनसे हम क्या अलग कर पाएंगे कि रेजिस्टेंट वैरायटी जो रेजिस्टेंट कौन सी वैरायटी है उसको हम कम टाइम में सिलेक्ट कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोस। माइक्रोस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसा ही होता है, अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक और ड्रग जिसका उन पर कोई असर ही नहीं होता, इम्पैक्ट ही नहीं होता, ड्रग अगेंस्ट यूरोकैटिक एंड सेल। Hence, resistance organism and cell appear in the time scale of months and years, not century. So, जिस resistant organism और cell हमें मंथ या कुछ सालों में ही मिल जाते हैं, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं उसका भी उससे असर नहीं मिलता, ऐसी वेराइटी और स्पीसीज हमें मिल जाती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन। ये भी एक इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, बाय ह्यूमन। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी। This also tell us that evolution is direct a process. Most important line, evolution is not direct a process. evolution ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में होती प्रोसेस है, और इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन इट इज़ अ स्टैकेस्टिक प्रोसेस। कैसी है? स्टैकेस्टिक प्रोसेस, यानी कि रैंडम प्रोसेस। इवोल्यूशन कैसी है? रैंडम प्रोसेस based on chance event in nature and chance mutation in the organism. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द एडेप्टिव रेडिएशन। ये हमारा 4th नंबर का टॉपिक है। आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।